साथियों, कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आगामी हफ्तों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभी हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के लेक्चर्स में काफ़ी महत्वपूर्ण मगध शासन के उत्कर्ष के बारे में हमने चर्चा की थी। इसी क्रम में एग्जामिनेशन नज़दीक है और 2 ही हफ्ते का समय है। हालांकि 2 हफ्ता नहीं, 10 दिन का समय है। 10 दिनों में एक सटीक रणनीति बनाकर आप तैयारी करेंगे, लेकिन कुछ लेक्चर्स जो आपको कहीं से मिल जाते हैं उनको आप मनन और चिंतन कर सकते हैं। कॉम्पटेरिया हालांकि टारगेट बैच लेकर चला था कि 67वीं बीपीएससी पीटी तक वो सारे सिलेबस को कवर करा लेगा, लेकिन लगता नहीं कि कॉम्पटेरिया पर लेक्चर्स नियमित नहीं अपलोड हो पा रहे हैं। इसलिए वीकली लेक्चर्स से अपलोड होते हैं सही, लेकिन कुछ प्रश्न तो इन लेक्चर्स में से ज़रूर फंसेंगे। जिस प्रकार से मैंने विगत हफ्तों में 16 महाजनपद का बहुत ही आकर्षक लेक्चर वीडियो जो प्रस्तुत किया था, मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज़ में देखे फेसबुक और व्हाट्सएप पे। जिस प्रकार से कई ग्रुप्स जो कि काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करते हैं, उनके भी टेस्ट पेपर्स में जो गेस क्वेश्चंस बनाए गए वो ज़्यादातर हर टेस्ट पेपर में एक 16 महाजनपद से क्वेश्चन था। तो काफ़ी अच्छी गेसिंग रही मेरी उस वीडियो की, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर की गई वो वीडियो। तो इसी क्रम में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के पहले वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। अभी मैंने प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकाल के बहुत ही आकर्षक श्री रोमिला थापर जी की बुक से बहुत अच्छा तिथिक्रम का आपको वर्णन दिया है, जो कि कुछ घंटों में अपलोड हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया पे। उसका लाभ आप ले सकते हैं। और अब मैं मगध शासन के अंतर्गत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य से कुछ आकर्षक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। धर्म प्रचार और उनके देशों के बारे में मैं आपको चर्चा करूँगा। धर्म के प्रचार के दौरान धर्म प्रचारक को देश कौन से थे? तो श्रीलंका में जो प्रचार की कमान संभाली थी महेंद्र और संघमित्रा ने। सम्राट अशोक ने जिस प्रकार से धम्म का प्रचार किया, तो कई अपने सगे संबंधियों और निकटवर्ती मित्रों से प्रचार करवाया। उस क्रम में संघमित्रा और महेंद्र ने श्रीलंका में धर्म प्रचार किया। कश्मीर और गांधार में मध्यांतिक ने धर्म प्रचार किया। यूनान देश में महारक्षित ने धर्म प्रचार किया। महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित ने धर्म प्रचार किया। और महिष मंडल यानी कि जो मैसूर कहा जाता है, वहाँ पर महादेव ने। और बनवासी जो कि कर्नाटक का क्षेत्र है, उसमें रक्षित ने। और अपरांतक में धर्म रक्षित ने। हिमालय देश में मंझिम ने। और सुवर्ण भूमि में सोना और उत्तरा ने धर्म प्रचार किया। चतुर्थ स्तंभ लेख से पता चलता है कि मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। 5वें स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि उनके राज्याभिषेक के समारोह के अवसर पर कैदियों को मुक्त किया जाता था। अशोक ने अपने राज्य में 84,000 स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है, जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मौर्यकालीन संस्कृति पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं कि प्रशासन में अर्थशास्त्र का विषय था स्वामी या राजा, मंत्री परिषद, तीर्थ या विभाग, अध्यक्ष, राजस्व, आर्थिक नियंत्रण, गुप्तचर व्यवस्था, दंड व्यवस्था और कूटनीति। इंडिका जो लिखी गई थी उसका विषय था कि नगर प्रशासन के रूप में पाटलिपुत्र का विवरण। दूसरा बिंदु था सैन्य प्रशासन और तीसरा बिंदु था आर्थिक नियंत्रण। जूनागढ़ अभिलेख से सौराष्ट्र प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और अशोक के अभिलेख से अशोक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा की मंत्री परिषद का उल्लेख है। और इसी प्रकार से अगर हम अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है, जो कि मैं आपको शब्दशः बताऊंगा। अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, नायक, कर्मांतिक, व्यावहारिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, नागरक, प्राशस्ता, दौवारिक, अंतर्वशिक और आटविक। अब इसकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से।
पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन थे। बिंदुसार के समय में विष्णुगुप्त कुछ समय तक उसका प्रधानमंत्री था। उसके बाद खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया गया। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। समाहर्ता था, यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक सेना का संचालक या सेना का नेतृत्व करता था। कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष या मंत्री परिषद का अध्यक्ष था। दंडपाल सेना की सामग्री को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला और राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी था। दौवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। अंतर्वशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी था। आठवीं वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। इस प्रकार से था पद। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्रांतीय शासन में केंद्र प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों का प्रशासन वायसराय रूपी अधिकारी के द्वारा होता था। ये अधिकारी राजवंश के होते थे। अशोक के अभिलेखों में इनको आर्यपुत्र कहा गया है या इनको कुमार भी कहते हैं। केंद्रीय शासन की भांति प्रांतीय शासन में मंत्री परिषद होती थी। प्रांतीय मंत्री परिषद का केंद्र से सीधा संपर्क होता था। अशोक के समय के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है जिनकी राजधानियों की मैं चर्चा करूंगा। आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस में इसमें से प्रश्न प्रायः पूछ लिए जाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रांत और राजधानी की चर्चा मैं करूंगा। उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, प्राची या प्राची या पूर्वी प्रदेश इसकी होगी पाटलिपुत्र, और कलिंग की तोसली। मौर्य साम्राज्यों में प्रांतों को चक्र कहते थे और इनके अंतर्गत कई मंडलों का प्रशासनिक विभाजन किया जाता था जिन पर महामात्य अधिकारी होते थे। मंडलों के अधिकारियों के नाम प्रदेष्टा या प्रादेशिक भी मिलते हैं। अब हम मंडलों का उल्लेख देखेंगे क्या हुआ है जिनकी राजधानियां और मंडल हैं। मंडल है समापा में और राजधानियां हैं तोसला के अंतर्गत, तोसली के अंतर्गत। मंडल है कौशाम्बी में और राजधानियां हैं पाटलिपुत्र के अंतर्गत। मंडल है इशिला में और राजधानियां हैं सुवर्णगिरी के अंतर्गत। और मंडल है गिरिनार में और राजधानियां हैं सौराष्ट्र के अंतर्गत। संक्षेप में अगर हम देखें तो प्रांतीय प्रशासन और उसके विभाजन को आसानी से हम समझने के लिए समझ सकते हैं। पहले केंद्र होगा, केंद्र के अंतर्गत प्रांत है। प्रांत के प्रमुख अधिकारी हमने बताया था आर्यपुत्र या कुमार कहे जाते थे। फिर प्रांत के अंतर्गत मंडल जो कि कमिश्नरी हम कहते हैं आज के समय में, इसका अधिकारी होता था प्रदेष्टा या प्रादेशिक। उसके नीचे होता था आहार या विषय यानी कि जिला जिसको हम बोलते हैं। इसके प्रमुख अधिकारी होते थे विषयपति या स्थानिक। अब इसके बाद आहार के नीचे जो होते थे स्थानीय होते थे। स्थानीय में लगभग 800 गाँव का समूह होता था। उसके नीचे द्रोणमुख होता था जिसमें 400 गाँव का समूह होता था। उसके नीचे खारवटिक होता था जिसमें लगभग 200 ग्रामों का समूह होता था। उसके नीचे जो संस्था होती थी संग्रहण जो कि 10 ग्रामों का समूह होता था। इसके अधिकारी को गोप कहा जाता था। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि गोप किससे संबंधित है, तो गोप हैं संग्रहण के प्रमुख अधिकारी। 10 ग्रामों के समूह के प्रमुख अधिकारी गोप कहे जाते हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आया था लोक सेवा आयोग में। और सबसे नीचे जो होती है संस्था वो ग्राम होती है। ग्राम का प्रमुख अधिकारी जो होता है ग्रामणी होता है। जिले और ग्राम के बीच 2 प्रमुख अधिकारी स्थानिक और गोप थे और स्थानिक ग्रामों में भू राजस्व इकट्ठा करता था जबकि उसे लिखने का कार्य गोप ही करता था। इस प्रकार स्थानिक की स्थिति गोप से अधिक महत्वपूर्ण थी। नगर प्रशासन का वर्णन करें तो मेगास्थनीज की इंडिका से
पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा है और उसने कहा है कि जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था और सड़क निर्माण का भी अधिकारी एग्रोनोमोई होता था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा होता था और इसमें 6 समितियां होती थी। एक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। पहली समिति का नाम था शिल्पकला समिति, दूसरी थी विदेश समिति, तीसरी थी जनसंख्या समिति, चौथी थी उद्योग व्यापार समिति और पांचवी थी वस्तु निरीक्षक समिति और छठी थी कर निरीक्षक समिति। इसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक होता था। उसका मुख्य कार्य होता था नगर की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारियों की हम चर्चा करेंगे तो इसमें अमात्य, अग्रामात्य, महामात्य, प्रदेष्टा, एस्ट्रोनोमोई, नागरक, एग्रोनोमोई, रूपदर्शक, सौवर्णिक, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, गोप और स्थानिक, इस प्रकार से था। और अशोक के अभिलेखों के प्रमुख अधिकारी थे धम्म महामात्र। 5वें अभिलेख में इस तरह का वर्णन मिला था कि धम्म महामात्र, इनकी नियुक्ति अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की थी। इनका कार्य था जनता के बीच धम्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरे अभिलेखों के प्रमुख अधिकारियों में थे प्रादेशिक, जो कि प्रदेश के प्रमुख अधिकारी होते थे। तीसरे अधिकारी थे रज्जुक, जो कि जनपद के प्रमुख अधिकारी थे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए थे रज्जुक को और इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था, जैसा कि नाम से प्रदर्शित होता है रज्जुक। युक्त थे, जो कि रज्जुक के अधीन राजस्व अधिकारियों को युक्त कहा जाता था। प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त का उल्लेख तीसरे अभिलेख में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे अभिलेख से वर्णन मिलते हैं प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त अधिकारियों के। प्रतिवेदक था, जो कि जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी था और छठे शिलालेख में प्रतिवेदक का वर्णन किया गया है। ब्रजभूमिक थे, जो कि अशोक के 12वें दीर्घ शिलालेख में इनका वर्णन है, जो कि पशुओं की देखभाल करने वाले अधिकारी थे ब्रजभूमिक। इतिझाखा महामात्य, जो कि स्त्री महामात्य कही जाती थी। बहुत ही आकर्षक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इतिझाखा महामात्य या स्त्री महामात्य स्त्रियों की देखरेख करने वाली अधिकारी थी। ऐसा वर्णन अशोक के 12वें दीर्घ शिलालेख में किया गया है। अंत महामात्य की भी नियुक्ति हुई, जो कि अशोक के 12वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। ये सीमावर्ती प्रदेश में धर्म प्रचार के लिए जाया करते थे। इनकी नियुक्ति असभ्य जनजातियों के बीच की जाती थी। अशोक ने गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी संस्थाओं में बताया। संस्थाओं में काप्टिक रूप, उदा स्थित, गृहपतिक, वैदेहक और तापस, और संचरा में सत्री, तीक्ष्ण, रसद और परिव्राजिका। इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने कार्यक्रम अपनी गुप्तचर व्यवस्था में किया था। जो कप्टिक थे ये विद्यार्थियों के वेश में रहते थे। उदा स्थित सन्यासी के वेश में रहते थे, ये गुप्तचरी करते थे। गृहपतिक किसान के वेश में रहते थे। वैदेहिक व्यापारी के वेश में रहते थे और तापस जो है तपस्वियों के वेश में रहते थे। संचरा में जो थी इसमें भ्रमणशील प्रकार के गुप्तचर आते थे, जो कि भ्रमण करते थे। जैसे सत्री थे, सत्री जो है प्रशिक्षित गुप्तचर थे, जो कि सत्रियों का कोई परिवार नहीं होना चाहिए था, ऐसा वर्णन है। तीक्ष्ण थे, ये सूरवीर होते थे और गुप्तचर थे। रसद थे, क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। परिव्राजिका भिक्षुणी वेश में रहती थी। परिव्राजिका जो थी ये ऐसी गुप्तचर थी जो भिक्षुणी के वेश में रहती थी और इसमें मुख्य रूप से वेश्याओं की नियुक्ति की जाती थी। कुछ ऐसे भी गुप्तचर होते थे जो अन्य देशों में नौकरी कर लेते थे, सूचनाएं भेजते रहते थे, जैसे कि हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होती है, उसी प्रकार से होते। और ऐसे गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था। गुप्तचर के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी, अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस होती थी, जिसको रक्षिण कहा गया है। अर्थशास्त्र में रक्षिण का भी वर्णन किया गया है। और राजदूत होते थे, जैसे हमारे यहाँ एम्बेसडर होते हैं। अर्थशास्त्र में राजदूतों का वर्णन मिलता है। 3 प्रकार के राजदूत बताए गए हैं। निर्शिष्टार्थ, इनके पास अमात्य के गुण होने चाहिए। किसी देश के साथ कोई भी संधि समझौता कर लेते थे। परिमितार्थ, इसमें कुछ मामलों में स्वतंत्र अधिकार था। बड़े मामलों में राजा से परामर्श लेते थे। इन्हें अर्ध स्वतंत्र राजदूत कहा गया है। और शासनहार थे,
ये मात्र सूचना देने वाले राजदूत होते थे। इस प्रकार से हमने मौर्य साम्राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण गुप्तचर व्यवस्था, मौर्यकालीन अधिकारियों के बारे में, अभिलेखों के प्रमुख अधिकारियों के बारे में, नगर प्रशासन के वर्णन के बारे में हमने चर्चाएं की। इसके साथ ही साथ हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांतीय प्रशासन और उसके साथ ही साथ 26 अध्यक्षों के बारे में और 18 तीर्थों के बारे में उल्लेख किया। मौर्यकालीन संस्कृति के प्रशासन और अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इसके बारे में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इस प्रकार से आज का हमारा साप्ताहिक लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर एक आकर्षक लेक्चर के साथ मिलेंगे। चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया पे। इसी नाम से, कॉम्पटेरिया नाम से ही मेरा एक फ़ेसबुक पेज भी है। जो विद्यार्थी फेसबुक चलाते हों, यूट्यूब न चलाते हों, वो कॉम्पटेरिया फेसबुक पेज से भी इसी लेक्चर्स का लाभ ले सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब लेक्चर्स के लिंक्स को अपने फेसबुक पेज कॉम्पटेरिया पर भी शेयर करता हूं। जो मित्र यूट्यूब पर ना हो वो डायरेक्ट लिंक प्राप्त कर सकते हैं कॉम्पटेरिया फेसबुक पेज से। बने रहिए हमारे चैनल कॉम्पटेरिया पे। चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों मित्रों तक, ज़रूरतमंदों तक लेक्चर्स को शेयर कीजिए। नित्य प्रतिदिन अच्छे कंटेंट्स को लेकर हर साप्ताहिक लेक्चर कॉम्पटेरिया इसी प्रकार बनाता रहेगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, निःशुल्क चैनल का भरपूर लाभ उठाइए। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।